लेकिन पहले पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा मतलब वो, लेकिन मुझे लगता है कि उस स्ट्रगल से मैंने बहुत ज्यादा सीखा। और बॉडी टाइप भी एक एक रशियन टाइप की है, जैसे भालू टाइप की, मतलब जैसे खबीब टाइप की है, क्योंकि वैसे ही सबसे पहले कैसे हो आप? कश्मीर में क्या चल रहा है अभी? जी बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा विंटर चल रहे हैं, और बहुत बढ़िया मौसम है अभी आ रहा है, क्योंकि इससे हमारा जो स्ट्रेंथनिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो यहाँ पे बहुत ठीक रहता है, और ट्रेनिंग का भी बहुत मजा आता है यहाँ पे इस साल में, इस जो सीजन में। तो अब और आप आप सब कैसे? ठीक हो? सब सब ठीक चल रहा है। आप आपने एमएफएन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, तो कैसा फील कर रहा है पहले, सबसे पहले? बहुत 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 खुश हूँ मैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रगल किया था मैंने अपनी लाइफ में एमएमए के रिलेटेड, और जो मार्शल आर्ट जब मैंने दूसरे स्पोर्ट्स ज्वाइन किए थे उस रिलेटेड। तो अभी बहुत खुश हूँ मैं कि अभी मैट्रिक फाइट नाइट के लिए वहां पे जाना है, वहां पे मुझे उनको दिखाना है कि कश्मीर में भी टैलेंट है। जो यहाँ की जो पुलवामा साइड डिस्ट्रिक्ट है, ये उतना ज्यादा नहीं माना जाता था, एक्सपोजर नहीं था यहाँ का जो मिक्स मार्शल आर्ट में या किसी और मार्शल आर्ट्स में। बट यहाँ पे जो पुलवामा के अभी लोग हैं, यूथ है, वो अभी बहुत खुश है, जो अभी हॉटस्टार पे मुझे देखना चाहते हैं लाइव। और वो देखना चाहते हैं कि हम जो हमारा यहाँ का लड़का है वो कैसा वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो आपका मार्शल आर्ट्स जर्नी कैसा शुरू किया? आपने एमएमए से शुरू किया या किसी और मार्शल आर्ट्स में आपका पहला कदम रखा? जी जी जी। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 8th क्लास में पढ़ा, स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, थंगता का। थंगता मार्शल आर्ट्स एक मणिपुर का स्पोर्ट है, वो ट्रेडिशनल। थंग एंड ता, थंग मीन्स पैर, एंड ता मीन्स लाइक वो, थंगता मीन्स स्वर्ड एंड स्पेयर। एंड वो मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने कराटे, टाइकोंडो, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स वगैरह वो स्टार्ट की थी। देन मुझे पता चला यूएफसी, इसके बारे में, यूएफसी के बारे में और एमएमए के बारे में, और पता चला कि इंडिया में भी बहुत सारे एमएमए प्लेयर ऐसे हैं जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, अभी पूरा दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक रियल आर्ट है। जैसे कि हम दूसरे थंगता, कराटे, टाइकोंडो वो खेलते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट सिस्टम होता है, रेफरी बीच में आ जाता है, रोक लेता है, लेकिन फिर हम जब रियल लाइफ में उसको यूज करना चाहते हैं उस आर्ट को, वो यूज ही नहीं होता। तो मुझे शौक था अंदर से कि जैसे वो मूवीज में देखते थे कि रियल आर्ट होता है यूज, वहां पे बाकी चीजें होते हैं। तो मुझे शौक था कि मैं अंदर से आ रहा था कि मैं कुछ रियल करना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे सच में वो यूज हो वो आर्ट। फिर मुझे लगा कि वो एक ही गेम है, वो एमएमए का ही एक ये है, एक लिंक है जहाँ पे मैं जाके वो सब कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि इसमें ग्राउंड भी है, पंचिंग भी है, किकिंग भी है, सब कुछ मतलब इसमें है। तो मिक्स मार्शल आर्ट है, तो इसमें मैं आगे जाके सब कुछ सीख भी सकता हूँ, और जो मेरा शौक है वो पूरा भी हो सकता है। तो ये किस साल में हुआ था, लाइक एमएमए आपने जो वो यूएफसी ये देखा? सो एमएमए यूएफसी क्या देखा यूएफसी में पे आप? किसी फाइटर को देख के इंस्पायर हुआ या फाइट को देख जी, के इंस्पायर हुआ? खबीब को भी बहुत सारों से ये फॉलो करता था। जो खबीब, उनकी फाइट्स और उनकी पर्सनालिटी को भी मैं लाइक करता था, खाली उनकी फाइट्स को नहीं, उनकी पर्सनालिटी को, क्योंकि वो बहुत हम्बल है। और जैसे कि इस्लाम की जो नॉलेज है, और इस्लाम के जो जो उसमें है, वो कुछ लोगों के से शेयर करता है, और उसमें जो पीस है, अमन है, वो लोगों को बोलता है कि इसमें ऐसी मोहब्बत है, वो है, ये है। तो उसको मैं लाइक करते करते और उसकी फाइटें भी देखा, फिर मैंने देखा कि मतलब फाइटें भी बहुत जबरदस्त करता है, और फिर वो करते करते मुझे शौक हो गया अंदर से। और सबसे ज्यादा फिर 2018 में जो उनका इनके साथ, मैग्रोगर के साथ हुआ था, उसके बाद बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं, मुझे भी कहीं ना कहीं जाना है, और कहीं ना कहीं मुझे फाइट करनी है इसके बारे में। तो उससे पहले भी फाइटें वगैरह देता था, नेट डियाज वगैरह देखते थे। लेकिन उससे पहले 2018 में मैंने फिर ट्रेनिंग कैंप लिया था चंडीगढ़ में, इंडियन टॉप टीम गुरकरण सिंह, उनके पास लिया था मैंने, एक ट्रेनिंग कैंप लिया था पहले, मिक्स मार्शल आर्ट्स का। तो जब मैं वहां पे गया, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि मुझे किक्स आती थी, पंच आते थे थोड़े थे, क्योंकि मैंने किक बॉक्सिंग थोड़ा सा यहाँ पे सीखा था कश्मीर में ही, और उसके टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेले थे एक दो। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट उससे बिल्कुल अलग था, और उसमें जिजित्सु था जो वहां पे सिखा रहे थे वो, और पूरे रेसलिंग वगैरह के टेक्निक सिखा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं अब जो सीख रहा था वो मुझे नया लग रहा था, कि कुछ अलग है मार्शल आर्ट उसमें और इसमें, बहुत ज्यादा फर्क है। फिर वहां पे मैंने एक दो महीने, 3 महीने ट्रेनिंग कब लिए। उसके बाद जब मैं घर आया, उसके बाद मुझे पूरी मतलब इस मार्शल आर्ट में एक बहुत आर्ट नजर आया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसमें घुसना है पूरा, और डीप नजर आया कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा है।
फिर ऐसे ही करके 2019 में भी 20 में भी मैं वहां पे गया, ट्रेनिंग कैंप लिया। यहाँ पे मैं 2 क्लासें अभी चला रहा हूँ, जो कराटे की भी, थंगदा के भी, और जो मिक्स मार्शल आर्ट के। यहाँ पे बहुत सारे लड़के यहाँ पे मुझे आते हैं, अराउंड 40-50 लड़के आते हैं यहाँ पे। तो उनके साथ में जो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कैंप में सीखता था, इनके साथ फिर से यहाँ पे रिपीट करता था, इनको सिखाता था, विजुअलाइज करता था, और इनके साथ वो ड्रिल्स होती थी, ड्रिल के साथ साथ फिर जो यहाँ के हैवी वेट है, जो यहाँ पे जिम करते हैं, वेट लिफ्टर है, जो 130 kg के भी है, उनके साथ में रेसलिंग करके उनका पावर और मेरी टेक्निक यहाँ से लगाता था। तो फिर वो करके मैं अपनी टेक्निक को मैं डेवलप कर रहा था और अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा था। तो आपने बोला लाइक जब आपने एमएमए शुरू किया या मार्शल आर्ट शुरू किया, कि आपके फैमिली का रिस्पॉन्स क्या था कि ये डेंजर से, उसने कुछ कमेंट बोला जब आपने शुरू किया था? जी, पहले तो बोल रहे थे कि ये तो इतने बड़े, मतलब इनकी मसल्स इतनी जबरदस्त है, वो है ये है, वो देखते थे ना मेरे साथ मैच, मैं उनको लैपटॉप वगैरह में दिखाता था, तो वो बोलते थे कि ये इतने बड़े हैं, इनके पास इतनी जबरदस्त टेक्निक है, रेसलर है, वो है ये है। अब तो स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें तो उसमें फर्क है बहुत ज्यादा। तो अगर आप वो खेलोगे, आप जख्मी हो जाओगे, वो आप तो मारेंगे आपको, बाकी वो मतलब वो बहुत डेंजरस गेम है, बाकी चीजें। लेकिन मतलब अपनों पे उतना ज्यादा पहले पहले भरोसा नहीं होता है ना कि वो कुछ कर सकते हैं। फिर जब उनने मेरी अचीवमेंट्स देखी कि नहीं, ये भी कुछ जैसे मैं 2018 ट्रेनिंग कैंप के बाद ही 19 में और 20 के स्टार्टिंग में मैं लखनऊ में गया, एमएमए इंडिया का चल रहा था वहां पे, तो मैंने वहां पे नेशनल्स में सेकंड पोजीशन ली। और जो वो मैंने फाइट, जो लास्ट वाली फाइट, मतलब 5 फाइट्स मैंने वहां पे की, फिफ्थ फाइट जो मैंने वहां पे हारी, वो क्लोज थी बिल्कुल, और फिर मेरी एक गलती की वजह से, जो मेरी टेक्निक वहां पे लेग कर रही थी, उसकी वजह से मैं हारा। लेकिन इतना ज्यादा पोटेंशियल देख के घर वाले वो बोलने लगे कि नहीं, आपके अंदर है कुछ, कि आप कर सकते हो। जब मैंने यहाँ पे क्लास भी स्टार्ट किया, तब भी वो बोल रहे थे कि आप तो खुद ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब लड़कों को भी इन्वॉल्व करके तो आपने जिम्मेदारी अपनी बढ़ा दी। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को पता चले कि मार्शल आर्ट्स क्या है, क्योंकि अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज करके मतलब एक अच्छी डायरेक्शन में ले सकते हैं। फिर घर वालों ने पूरा सपोर्ट, पहले पहले तो बोलते थे कि मतलब हमें इसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर जब एमएमए का मैच देखा तो फिर बूढ़ों को भी जज्बा आ जाता है। फिर घर वालों को क्या, फिर घर वालों ने बोला हाँ आप करो, सो हम सपोर्ट काफी करेंगे। फाइटर्स को ये भी इश्यू होता है, फाइनेंस का इश्यू होता है, तो हाँ आपने बिल्कुल। स्ट्रगल किया ये स्पॉन्सरशिप के बारे में या फाइनेंस के बारे बहुत में ज्यादा जब? स्पॉन्सर ही नहीं, 2016 से मैं अपनी फैमिली को भी खुद संभाल रहा हूँ। मेरे पापा की थोड़ी सी चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, फिर हमारे एप्पल्स वगैरह के बाग वगैरह है थोड़े से, तो वहां से अपने घर को संभालना, और अपने एकेडमी वगैरह वहां से मैं चला रहा था 16 से 17 से, तो वहां से थोड़ा संभालना, और यहाँ से अपने डाइट को, अपनी फाइट्स जो वहां पे दे रहे थे, वहां पे कोई मतलब अपना खर्चा सारा लगता था, तो वो संभालना बहुत मुश्किल था। फिर उस वक्त कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि अभी तो मतलब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फेम है अभी यहाँ पे, जानते हैं लोग सारे कि मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर है। और इंटरनेशनल, इससे पहले मैंने खेला एक आर्नेस की एक गेम है, उसमें फिलीपाइन गया था मैं, तो वहां पे भी मैंने थर्ड पोजीशन ली, ब्रोंज मेडल निकाला। वो वहां पे बहुत टफ कंपटीशन था, और तब यहाँ पे पूरे कश्मीर ने मेरा वेलकम बहुत अच्छी तरीके से किया, और तब से मुझे बहुत अच्छी तरह से जानने लगे। तो तब तो कोई जानता नहीं था, और स्पॉन्सर कोई, क्योंकि उनको लगता था कि हमें भी कोई फायदा नहीं इसको स्पॉन्सर करने का कोई। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने अचीवमेंट्स लाई, और उस स्ट्रगल को खुद, मतलब कभी कभी मैं उधार भी लेता था अपने फ्रेंड से। मैं उनको बोलता था मुझे कुछ टाइम के लिए इतने पैसे दे दो, मैं वहां से आऊंगा, मैं जब मेरे एप्पल्स के वो तैयार हो जाएंगे, मैं जब यहाँ अकेडमी से फी लूंगा बच्चों को, तो मैं आपको वापस दे दूंगा। और ट्रेनिंग कैंप के लिए मैंने यहाँ से फी वगैरह जमा करके अपने फ्रेंड ने सपोर्ट किया, और कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड थे जिन्हें बहुत सपोर्ट किया। और कभी कभी जो कोच थे गुरकरण सर, वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, आप फी को रखने दो, क्योंकि उनको पता था कि पोटेंशियल है इसके अंदर, कि ये कुछ कर सकते हैं आगे जाके। वो मुझ पर बहुत मेहनत करते। और उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप फी 1 महीने 2 महीने बाद दे दो, कोई मसला नहीं, आप ट्रेनिंग पे फोकस करो। फिर ट्रेनिंग पे फोकस करते थे, और डाइट पे यहाँ से फोकस करते थे। और उनने वहाँ उनके पास बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस वगैरह थे, जो उनको बोलते थे कि कैसे कैसे गाइड करना है, क्या क्या करना है। तो फिर वो पूरा वो डाइट प्लान दे के मुझे सारा कुछ वो हेल्प करके फिर मतलब कि फिर हो गया लास्ट में। स्पॉन्सर्स अभी बहुत सारे 2022 स्टार्टिंग से बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल गए मुझे, जिनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब मुझे चाहिए भी नहीं था, तब भी बोला कि हाँ अब आपको हम सपोर्ट करेंगे।
लेकिन पहले पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा मतलब वो, लेकिन मुझे लगता है कि उस स्ट्रगल से मैंने बहुत ज्यादा सीखा। और उस स्ट्रगल से मैंने इतना अंदर, मतलब जब मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए जाता था तब बहुत सारे वहां पे आते थे ट्रेनिंग कैंप के लिए, लेकिन उनको वो कहीं किसी से मांगने नहीं पड़ते थे, कर्जा नहीं करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ता, तो वो उस सारे ट्रेनिंग कैंप को इजी लेते थे। लेकिन मुझे पता था उसका वैल्यू क्या है, मुझे पता था कि जहां से मैं वो पैसे लाता हूँ और फिर अगर मुझे ये किसी के काम ना आए तो फिर कौन सा फायदा होगा मुझे कर्जा। तो मुझे उसका वैल्यू पता था, मुझे एक एक डिटेल, एक एक चीज याद रहती थी। फिर मैं घर जाके उनको कभी रिकॉर्ड करके, उनको लिख के, फिर मैं घर जाके उनको पूरा अच्छे से ड्रिल करके, विजुअलाइज करके, फिर अच्छे से जब मैं दूसरे ट्रेनिंग के में जाता था, फिर सर बोलते थे कि आपने पूरा पिछला सारा दिखाओ मुझे, तो मुझे अलहम मतलब पूरा 100% याद रहता था वो वाला सारा कुछ। और उससे उनका भी इंटरेस्ट बढ़ता था कि मैं उनको पूरी तरीके से अब ट्रेनिंग फिर से दे दूं। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रगल से ये मेरी अल्लाह की तरफ से मुझे यही था कि स्ट्रगल अगर मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद इस वक्त मैट्रिक्स फाइट नाइट का कंटेंट नहीं मिलता। और आगे जाके भी मतलब ये अभी भी स्ट्रगल ही में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी फैमिली को खुद ही संभाल रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मतलब अभी बहुत ज्यादा फर्क है, अभी स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, तब कोई सपोर्ट नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो आपने एमएफएन के बारे में बताया, तो एमएफएन का कंटेंटर्स का वो जर्नी आपको कैसा लगा, और कॉन्ट्रैक्ट जीतने का आपका इमोशन क्या था जब आपने कॉन्ट्रैक्ट जीता? जी, जब मैं वहां पे गया पहले, तो वो जो वो हार्ट बीटिंग तेज हो गई वहां पे सबकी। जो मेरे साथ पार्टनर्स थे सब वहां पे थे, कॉन्फिडेंस बहुत था हमें कि ट्रेनिंग की है, हमने ड्रिल्स किए हैं, सारा कुछ था। और फेथ था अल्लाह पे कि नहीं कुछ ना कुछ होगा। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो फेथ है ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग अगर हो भी, स्किल्स भी हो, जब कॉन्फिडेंस ना हो, फेथ ना हो, तब इंसान फाइट नहीं कर सकता। खासकर जो एमएमए का ये फील्ड है वहां पे वो फाइट नहीं कर सकता। फिर मुझे लगा कि नहीं, फेथ मैंने रखा अल्लाह पे, मुझे लगा कि मैंने मेहनत की है, फिर रिजल्ट्स जो होंगे वो अल्लाह पाक खुद मुझे देगा कि नहीं आप ये डिजर्व करते हो, आपको मिलेगा। और हमने हमने हमारे कोच ने हमें बोला था कि आप मैट्रिक्स फाइट नाइट के कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल भी ये फोकस ना करो, आप अपना बेस्ट दो, 100% दो, और आपको जो मिलना होगा अल्लाह पाक आपको खुद देंगे। रिजल्ट्स अल्लाह पे छोड़ो, आप मेहनत करो बस। फिर हमने पूरा ये मेहनत किया, पूरी जो ये हमने जो बॉक्सिंग के, किक बॉक्सिंग के और जित्सु के कुछ इस बारे में, मैट्रिक्स फाइट नाइट के बारे में जो सोचा था, गेम प्लानिंग करी थी, वो हमने पूरा कंप्लीट करके उसमें ट्रेनिंग सेशन लगा के उसके बाद वहां पे वो अप्लाई किया। और पहली ही फाइट मेरी आ गई थी, मुझे मतलब मुझे लगा कि दूसरी फाइट, तीसरी फाइट, चौथी फाइट वो आएगी किसी अच्छे से, लेकिन पहली फाइट उसके साथ आ गई जो अनडिफीटेड था। वो ऐसा फाइटर था जो ग्रैपलर था, और मुझे पता ही नहीं था वो ग्रैपलर है, मुझे पता था कि ये किक बॉक्सर है, मैं अपने हिसाब से खेल रहा था किक बॉक्सर। लेकिन जब उसने पहली किक मारी मुझे लगा कि ये किक बॉक्सर है थोड़ी सी, मतलब मैंने उसको ग्राउंड में लिया। फिर जब मैंने उसको ग्राउंड में कंट्रोल किया, मैंने उसको आरएनसी लगाया और आरएनसी से उसको सबमिट किया, उसने टैप किया। फिर जब मुझे पता चला कि ये उनका सबसे बेस्ट ग्रैपलर है, फिर मुझे पता चला कि मैंने मैंने इसको कैसे नीचे लिया। फिर क्योंकि मैं स्ट्राइकिंग भी मेरी असली में पहले जो मैं किक बॉक्सर ही था, मैं स्ट्राइकिंग ही मतलब वही कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने फोकस किया जो वो मैंने फिर जित्सु और रेसलिंग। आज मेरी ग्रैपलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ अभी, और सेटअप्स बना रहा हूँ। और हाई लेवल के जो कोर्सेज वगैरह है वो सर और मैं पूरा ये करके और अपने एकेडमी के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए पूरा कुछ ये कर रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं। और तब मुझे फीलिंग ये थी कि जब मैं वहां पे मैट्रिक्स फाइट नाइट, मतलब वो पहली फाइट भी जीती, दूसरी फाइट भी जीती, फिर तीसरी फाइट मुझे लगा कि ये नॉर्मल है। फिर सेमीफाइनल जो थी उसको भी मैंने आरएनसी करके सुला दिया पूरा। फिर लास्ट फाइट जो थी वो बहुत टेक्निकल प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था, लेकिन मुझे लगा था कि मैंने उसको पूरा डोमिनेट किया पूरा अच्छे से। फिर बेस्ट फाइटर तो उसी को मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिला। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मतलब वो अंदर से दूसरी फीलिंग आ गई कि अब मुझे किसी और प्लेटफॉर्म के लिए जो इससे भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स फाइट नाइट जो आईएमए का वो जो नेशनल था वो यहाँ पे था, और अब मैट्रिक्स फाइट नाइट का जो लेवल है वो तो उससे थोड़ी ऊपर है। अब उसके लिए ट्रेनिंग सेशन का भी हमने सोचा है कि हम ट्रेनिंग सेशन उससे बढ़िया करें, और थोड़े से प्रोग्राम्स और ऐड करें, और सेटअप्स और करें, और उनको फिर से सरप्राइज करें वहां पे मैट्रिक्स फाइट नाइट। तो आपने प्लेटफॉर्म में पहुंचा, एमएफएन का प्लेटफॉर्म, तो फ्यूचर प्लान्स और गोल्स क्या है? टाइटल्स आ रहा है एमएफएन पे, कुछ फाइट्स है जो आप इंटरेस्टेड है एमएफएन में, या कुछ है आपके मन में एमएफएन के बारे में, या फ्यूचर जर्नी के बारे में? जी बिल्कुल। अभी
जो वहां पे वो मौका दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर में ये बात सोचना बहुत मतलब एक दूसरी दुनिया जैसी है, क्योंकि कश्मीर में ऐसा इसका कोई उतना ज्यादा कंसेप्ट ही नहीं है। उसके बाद कश्मीर में एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा, यहाँ पे जो ज्यादा ये माहौल खराब रहता है, और मतलब स्पोर्ट्स की तरफ कम है लोग। और अब जब से मैं मार्शल आर्ट्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तब से लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तब से एकेडमी की तरफ आ रहे हैं, तब से बोल रहे हैं कि हम भी एमएमए करेंगे। और हम हर किसी ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपना नाम के साथ एमएमए लगाया है, कि ऐसे ऐसे एमएमए, ऐसे ऐसे एमएमए। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब हर कोई अभी चाहता है कि हम जुड़े रहे इसके साथ मेरे, और मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी। तो जो मैट्रिक्स फाइट नाइट मतलब वहाँ पे अभी वहाँ के जो सर हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि आज आप जम्मू कश्मीर से पहले बने हैं जिन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट का कंटेस्ट जीता है, और आप ही पहले बनोगे जो टाइटल बेल्ट भी जीतेगा। तो मैं अब उसके लिए भी तैयारी करूंगा, टाइटल बेल्ट के लिए भी तैयारी करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे ये है कि मैं जीतूंगा इंशाल्लाह वो भी। और उसके बाद जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी मुझे हाई लेवल का कोई कुछ भी मिलेगा, इंशाल्लाह मैं उसके लिए तैयारी करके उसके लिए रेडी हो जाऊंगा, जब तक अल्लाह पाक साथ देंगे। ओके, तो आपने एमएमए इन कश्मीर के बारे में बताया, तो उसके बाद कैसा चल रहा है एमएमए कश्मीर में, और आपके हिसाब से ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है वहाँ के फाइटर्स को, और वहाँ स्पोर्ट ग्रो करने का कुछ अपॉर्चुनिटीज है? जो कश्मीर के लड़के हैं, मुझे लगता है कि इंडिया में जो यहाँ का रीजन है, जो कश्मीर का ये है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है लड़कों में। स्ट्रेंथ बहुत हाई लेवल की स्ट्रेंथ है, और बॉडी टाइप भी एक एक रशियन टाइप की है, जैसे भालू टाइप की, मतलब जैसे खबीब टाइप की है। क्योंकि यहाँ पे सर्दियों का मौसम रहता है, और डाइट यहाँ पे नेचुरल है, ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल है, और मतलब नेचुरल डाइट है यहाँ पे। तो और दूसरा, यहाँ का पानी भी बहुत दूसरे टाइप का है, यहाँ का माहौल भी एक मतलब पूरा क्लीन माहौल है, और यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। मुझे लगता है कि ये सारा इम्पैक्ट करता है एक प्लेयर पे। और यहाँ के जो प्लेयर्स है, इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और जल्दी समझ भी बातें आ जाती है कि हम कैसे करें क्या ना करें। और एथलेटिज्म भी बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, एक दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ के पुलवामा के और अनंतनाग, जो यहाँ पे दूसरे भी लड़के हैं जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और एक साथ में पूरा हम ये कवर करना चाहते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स और खासकर जो एमएमए है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अभी फोकस चल रहा है, वो चल रहा है जैसे स्पोर्ट्स पे, जैसे कराटे होगा, टाइकोंडो हो गया, बाकी चीजें हो गई। और सभी बोलते हैं कि मेरिट, जैसे हमें नेशनल की कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें नीट के लिए क्वालिफाई करना है, वो करना है, ये करना है, सबको ये लगा है। लेकिन जो मार्शल आर्ट्स में असली में है, मैं चाहता हूँ कि इनके दिमाग से मैं निकालूं कि खाली खाली आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, दो सर्टिफिकेट चाहिए कि हम नीट के लिए क्वालिफाई करें, इतना ही नहीं है, हमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी, स्ट्रेंथ के लिए भी हमें मार्शल आर्ट्स को अपने आप में लाना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से एमएमए की दुनिया में भी ले जाऊं, कि जहाँ पे इनको दिखाऊं मैंने रियल में कि मार्शल आर्ट क्या होता है, रियल में जो मार्शल आर्ट्स होता है, मिक्स मार्शल आर्ट होता है, उसका जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे बॉक्सर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे किक बॉक्सर्स हैं जो वो छोड़ के एमएमए में आए, तो उनका कोई रीजन तो होगा। इसीलिए मैं मतलब अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि खाली स्पोर्ट्स की तरफ यहाँ पे लड़के जो कश्मीर के हैं, यहाँ पे अभी स्पोर्ट्स की तरफ मतलब इन ट्रेडिशनल ज्यादा इनकी तरफ, आर्ट की तरफ है, तो अभी मैं इनको एमएमए की तरफ ले रहा हूँ। इसलिए कि ये बोल रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, ये वो है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब पेरेंट्स एडमिशन कराने आते हैं लड़कों का, अपने बच्चों का, तो वो पहले ही बोलते हैं कि ये रिकॉग्नाइज है, इनको बच्चों को आगे फायदा है कि नहीं है, बस इतना ही बोलते हैं। मैं इनको बोलता हूँ आप अपनी स्टडीज को मत छोड़ो, आप कंटिन्यू करो, आप अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखो, आप यहाँ से पूरा आपको जो करना है वो भी करो, और साथ साथ में आप फिर आगे जाके जब आपको लगे कि मैं इस लायक हूँ, मेरी बॉडी इस लायक है कि मैं इसको प्रोफेशनल चूज कर सकता हूँ, तो आप उसके बाद इसको प्रोफेशनली लो और ट्रेनिंग से अच्छे से उनको बनाओ। ओके, तो लास्टली आप क्या एडवाइस या क्या टिप देना चाहते हो यंगस्टर्स को, या एमएमए, एक अगर अगर एक यंगस्टर आते हो आपके पास और कहते हैं आपसे मुझे एक एमएमए फाइटर बना है, तो क्या एडवाइस और टिप्स दोगे आप? जी, अगर मेरे पास कोई प्लेयर आएगा, मैं उसको बोलूंगा कि आपने कहीं कहीं कुछ सीखा है। अगर कोई बिगिनर है तो मैं उसको बोलूंगा कि आप
फंडामेंटल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फाइटर होते हैं जो वहां से आके बोलते हैं कि डायरेक्ट, मतलब जो मेरे पास आए और बोलते हैं कि सर हमें किक्स मारनी भी आती है, पंच मारनी भी आती है, हम चाहते हैं कि हमें आप कुछ एमएमए का सेटअप दिखाओ कुछ। मैं कहता हूँ नहीं, आप मुझे पहले फंडामेंटल दिखाओ, आप मुझे पहले बेसिक्स दिखाओ। जब मुझे पता चलेगा कि आपका बेसिक पूरा क्लियर है, क्योंकि मैं अभी यूएफसी की जितने भी फाइटें देखता हूँ, जैसे हमजद चिमाओ और गिलबर्ट बर्न की परसों फाइट चल रही थी, उसने जैब से उसको नॉकडाउन किया पीछे नीचे। तो मुझे लगा कि देखो, जैब एक फंडामेंटल है, लेकिन यूएफसी में जाके भी वो जैब ही वहां पे काम आता है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल क्लियर ना हो तब तक हमें बिल्कुल भी 2 सेकंड स्टेप का नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल हमें फंडामेंटल पे काम करना है। फंडामेंटल हमारे अपने इतने शार्प बनाने हैं, इतने तीखे बनाने हैं कि हम जब लेवल 2 पे आ जाए, लेवल 1 हमारा पूरा क्लियर हो, तब जाके लेवल 2 में हमें बहुत ज्यादा फायदा है। तो अभी तो जितने भी यहाँ पे लड़के, मतलब इंडिया में खास तौर पर अभी पबजी उस बाकी चीजों का तो मतलब सबको है कि अभी गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तो उसी के एग्जाम्पल एक है कि अगर हम उनको लेवल पहले ये लेवल 100 दे दे तो वो तो वहां पे पागल हो जाएंगे, उनको किल करेंगे। लेकिन उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जब उनको लेवल 100 फिर दिखाई जाएगी, उसके बाद वो लेवल 100 में अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, उस पर वो वर्क करे। उसके बाद जब वो एमेच्योर फील्ड में जाएंगे, उसके बाद जो मतलब इसको मिक्स करेंगे, सेटअप बनाएंगे, जिजित्सु, रेसलिंग और किक बॉक्सिंग, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर जब वो एमेच्योर के इस कैरियर में जाएंगे, उनको एक कंफर्टेबल चीज से लगेगी। जैसे हम परसों फाइट कर रहे थे, मुझे लग रहा कि हम स्मूथली खेल रहे हैं, कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि डिफेंस ऐसे अच्छे बने थे, फंडामेंटल ऐसे अच्छे बने थे कि हमें कोई खौफ ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो एडवाइस यही रहेगी कि फंडामेंटल पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करो। उसके बाद आप सोचो कि हमें फिर आगे क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है, मुझे लग रही है कि फंडामेंटल सबसे ज्यादा हो और डिसिप्लिन्ड हो और कंसिस्टेंट हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के आए हैं जो जिन्होंने 2018-19 से मेरे पास, जब से मैंने एमएमए ज्वाइन किया, मेरे पास वो सीखने लगे एमएमए, लेकिन अभी भी उनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है। क्योंकि वो एक हफ्ते में 4 डेज आते हैं, फिर उसके बाद घर पे बैठ जाते हैं। क्योंकि वो मुझे लगता है कि शार्पनेस, कंसिस्टेंसी से ही वो सब कुछ आता है कि जिससे वो आगे जाके फिर वो कहीं पे पहुंच सकता है। तो ओके सर। फंडामेंटल पे ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और कोच की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है।